अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यामुइज़ू। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है बियर-लैम्बर्ट लॉ डेविएशन। इससे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या क्या होता है और उसको हम कैसे उसके रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि बियर-लैम्बर्ट लॉ के अकॉर्डिंग इसका जो फार्मूला है वो है एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ECL। एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू ECL का क्या मतलब है? E क्या होता है? मोलर एब्जॉर्बिविटी, C स्टैंड फॉर कंसंट्रेशन एंड L स्टैंड्स फॉर पाथ लेंथ। ये क्या होते हैं इसको हम डिस्कस कर चुकी हैं। मैं आपको बियर-लैम्बर्ट लॉ का प्रिंसिपल याद करवा देती हूँ क्योंकि उसी की बेस पर हमने आज सारा कुछ डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या कहता था कि जब हम किसी मोनोक्रोमैटिक लाइट को किसी सैंपल के सोल्यूशन से पास करवाते हैं जिसकी एक फिक्स्ड पाथ लेंथ है, उस वक्त हमारे पास एब्जॉर्बेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन के, जबकि मोलर एब्जॉर्बिविटी आपकी कांस्टेंट होती है। यानी कि बियर-लैम्बर्ट लॉ में मोनोक्रोमैटिक लाइट को यूज किया गया था और एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप को ड्राइव किया गया था जो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है जी। उसमें हमने एंड पर उस वीडियो में जो मैंने इससे पहले अपलोड की थी, मैंने उसमें आपके साथ डिस्कस किया था कि बियर-लैम्बर्ट लॉ फॉलो तब होता है जब आप 5 कंडीशंस को फॉलो करते हो। उस वक्त फॉलो करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट्स आते हैं क्या होता है, उसमें एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर ग्राफ ऑब्टेन होता है। अब मैं वो कंडीशंस आपको याद करवा देती हूँ कि कब हमारे पास एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऑब्टेन होगा। पहली बात तो यह है कि आपके पास मोनोक्रोमैटिक लाइट हो, उस लाइट की इंटेंसिटी हाई हो, आपका सोल्यूशन होमोजीनियस हो और यूनिफॉर्म हो, और उसमें वो आपका सोल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, और आपके पास स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अकर ना हो। उस वक्त हमारा बियर-लैम्बर्ट लॉ फॉलो होता है और उस वक्त ही हमारे पास एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है। एज अ रिजल्ट हमें एक स्ट्रेट लाइन, एक लीनियर ग्राफ ऑब्टेन होता है जो आपके सामने है। ठीक है जी। लेकिन बाजुकात ऐसा होता है कि जब हम अपने रिजल्ट्स निकाल रहे होते हैं ना और अपना ये ग्राफ ड्रा करते हैं, तो हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। ग्राफ ग्राफ या तो स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर जाता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, या बाजुकात ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर जाता है, जैसे कि मैंने आपको रेड मार्कर से शो किया है। अपवर्ड जा रहा है तो उसको पॉजिटिव डिविएशन कह रहे हैं, जब वो नीचे आ रहा है तो नेगेटिव डिविएशन कह रहे हैं। यानी हमारा बियर-लैम्बर्ट लॉ तब फॉलो होगा जब वो स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन जब वो थोड़ा सा उस स्ट्रेट लाइन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या नीचे की तरफ वो कर्व आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से हमारा ये लॉ फॉलो नहीं हुआ। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को आज हमने डिस्कस करना है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको पता हो कि डिविएशन होती क्या है। डिविएशन क्या है? व्हेन रियल एक्सपेरिमेंटल डाटा डज नॉट मेक ए परफेक्ट स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। इसको मैं आपको आसान अल्फाज में बता देती हूँ। एक आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है जिसे आपने लैब में परफॉर्म करते हुए आप अपना रिजल्ट निकाल रहे हैं ताकि आपके पास एक ग्राफ ड्रा हो सके, और एक आपके पास एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। अगर हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट देखें तो वो जाहिर है क्या कहेगा कि हमारे पास लाइन एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन का जब हम ग्राफ ड्रा करें तो स्ट्रेट लाइन आए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा निकाला और उसके मुताबिक इस ग्राफ को ड्रा किया तो हमने देखा कि हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं आया, बल्कि उस स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सी कर्व ऊपर मूव कर गई है। ठीक है। या ये भी हो सकता है कि हमने ग्राफ ड्रा किया अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के मुताबिक, लेकिन क्या हुआ, वो जो हमारी कर्व थी वो थोड़ा सा नीचे मूव कर गई है। ठीक है। इसको हम डिविएशन कहते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है और जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो दोनों आपस में उनकी वैल्यूज मैच नहीं कर रही है, तो ना इसको डिविएशन बोलते हैं। अब डिविएशन दो तरह की है, ये आप देख सकते हैं क्लियरली इस ग्राफ में। अगर तो आपका एब्जॉर्बेंस ज्यादा हो जाती है, ये कब होगी एब्जॉर्बेंस ज्यादा? जब आपकी वो स्ट्रेट लाइन कर्व है, स्ट्रेट लाइन आ रही है, उससे कर्व थोड़ा सा अपवर्ड मूव कर जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव डिविएशन है। उस वक्त एब्जॉर्बेंस ज्यादा हो गई। अगर स्ट्रेट लाइन से थोड़ी सी कर्व नीचे की तरफ मूव कर जाती है तो उसका मतलब ये है कि नेगेटिव डिविएशन अगर हुई है और आपकी एब्जॉर्बेंस जो कि एक्सपेक्टेड वैल्यू की एक एब्जॉर्बेंस थी ना जब उसने स्ट्रेट लाइन देना था, उससे एब्जॉर्बेंस आपकी कम शो हुई है। ठीक है। अब ये डिविएशन की जो दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन, ये कब अकर होती है, कब पॉजिटिव डिविएशन अकर होगी, कब नेगेटिव डिविएशन अकर होगी, इसके स्टूडेंट्स काजेज होते हैं। अब वो तीन तरह की इसकी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन अकर होती है। अब वो वजूहात तीन हैं, मैंने कहा आपको। आज एक वजूहत, एक तो काज है इसका केमिकल काज, दूसरा है फिजिकल काज जिसको हम सोल्यूशन का इफेक्ट भी बोलते हैं, तीसरा है इंस्ट्रूमेंटल काज। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल काजेस को, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये होती क्या है। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने काजेस ऑफ डिविएशन के टॉपिक को। तो इसमें जो पहली टाइप है इसकी केमिकल काजेस, उसको स्टडी करते हैं। जो केमिकल काजेस में मैंने फर्स्ट हेडिंग जो राइट की है वो है एसोसिएशन।
पहले तो इसको टर्म को समझें कि ये होती क्या है स्टूडेंट्स। एसोसिएशन ये होती है कि जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके या बाइंड होके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देते हैं। मैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाइंड और कंबाइन टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल, उसे हम बोलते हैं एसोसिएशन हुई है। अगर तो दो मोनोमर्स आपस में अटैच होते हैं, मोनोमर होता है स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर दो मोनोमर्स आपस में अटैच होकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उससे हम बोलते हैं डाइमराइजेशन। दो मोनोमर बाइंड हुए हैं और एक मॉलिक्यूल बना है जो बड़े साइज का है, उसे हम डाइमराइजेशन बोलते हैं। दो मोनोमर हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोनोमर्स अटैच हो जाए, यानी कि बहुत सारे मोनोमर्स इन द फॉर्म ऑफ चेन अगर अटैच होते जाएं, तो हमारे पास उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। यानी एसोसिएशन आपकी क्या हो सकती है, उसको पॉलीमराइजेशन भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपके पास सिर्फ दो मोनोमर्स आपस में अटैच हों तो डाइमराइजेशन हो, ठीक है। अच्छा, अब एसोसिएशन का रिजल्ट क्या निकलता है आपके पास कि नेगेटिव डिविएशन अकर होती है। मैंने आपको कहा ना कि इन काजेस में हम ये देखेंगे कि पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन कब अकर होती है और कैसे अकर होती है। तो एसोसिएशन जब होती है ना, जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाइंड करके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एसोसिएशन के नतीजे में आपके पास नेगेटिव डिविएशन अकर होती है। अब हमने ये देखना है कि ये अकर कैसे होती है और क्यों होती है। इसका आंसर हम तलाश करते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको अभी भी क्या बताया, मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर्स, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आता है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो पॉलीमर का है वो चेंज हो जाता है। यानी कि आपके जो पॉलीमर्स है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपके मोनोमर से मैच नहीं करेगा, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। ऐसा क्यों होता है? जो मोनोमर्स होते हैं, इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिक एनर्जी गैप मैचेस द लाइट एनर्जी। इसको समझते हैं। ये मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर होनी होती है, तो जब फोटोन आ रहा होता है, उसकी एनर्जी का जिन एनर्जी लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन होनी है, उस एनर्जी डिफरेंस के साथ मैच करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, हम चाहते हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन सिग्मा से सिग्मा स्टार की तरफ हो, तो इसका जो एनर्जी का डिफरेंस होगा ना, इन दो एनर्जी लेवल्स का, इन दो एनर्जी लेवल का जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा, उस एनर्जी के डिफरेंस का हमारे पास आने वाले फोटोन की एनर्जी के इक्वल होना जरूरी है, तभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर होगी, अदरवाइज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर नहीं होगी। अब एक मोनोमर है, उसका अपना एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, उसके अपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका एक स्पेसिफिक एनर्जी का गैप है। आप देख सकते हैं इन तमाम एनर्जी लेवल्स के दरमियान एक स्पेसिफिक गैप है, सिग्मा से सिग्मा स्टार के दरमियान, पाई से पाई स्टार के दरमियान, एन से पाई स्टार और एन से सिग्मा तक, ये जितनी भी एनर्जी लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं ना, इनके दरमियान एक स्पेसिफिक एनर्जी गैप है, और इसी गैप के मुताबिक हमारी जो आने वाली एनर्जी है वो आती है, तभी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर होगी, ठीक है जी। लेकिन अगर ये गैप चेंज हो जाए तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी पॉसिबल नहीं होगी, और ना ही हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर होगी। तो बेसिकली जब मोनोमर से पॉलीमर बनते हैं ना, तो यही जो एनर्जी का गैप है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जो मोनोमर है ना, उसका अपना एनर्जी का गैप है। क्यों? क्योंकि जो मोनोमर्स थे, ठीक है, उसके एक एनर्जी का जो गैप था, उसके साथ ही हमने फोटोन का एनर्जी का मैच किया था, और वो जब फोटोन आएगा तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर हो जाएगी। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। कैसे? उसके अंदर सोल्यूट को ऐड करके। जब हमने सोल्यूट को ऐड किया तो मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर्स बनाने लगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो था एक मोनोमर का, वो इंटरेक्ट करता है दूसरे मोनोमर के साथ। अब एक मोनोमर है, उसके अपने एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, दूसरा मोनोमर है, उसके भी ऐसे ही अपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब दोनों हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज की ना, तो क्या होता है, सोल्यूट के दरमियान जो फासला होता है वो कम होता जाता है। सोल्यूट के दरमियान जब फासला कम हो जाता है, तो दो मोनोमर्स के जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होते हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो नई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो इस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। अब उसकी वजह से होता क्या है कि जब हमारे पास ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा, ओवरलैप कैसे हो रहा है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उस ओवरलैप के नतीजे में आपके जो एनर्जी लेवल्स होंगे ना, जो बनने वाले होंगे, उनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी या शिफ्टिंग हो जाएगी। अब इसको जानना जरूरी है कि जब दो मोनोमर्स आपस में बाइंड कर रहे हैं, तो उनके ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं, उसकी वजह से एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग या शिफ्टिंग कैसे हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग कैसे होती है ये मैं आपको बता चुकी ना, कि एक मोनोमर है, उसके अपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है, दूसरा हमारे पास जो मोनोमर है उसके अपने बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है। लेकिन जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, सोल्यूट के पार्टिकल्स के दरमियान फासला कम हो रहा है, तो उन दोनों मोनोमर्स के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपस में इंटरेक्शन शो करेंगे। इंटरेक्शन का क्या मतलब है, ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास न्यू बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। एक तो मोनोमर के अपने थे,
जब वो दूसरे के साथ जाके बाइंड या कंबाइन करता है कंसंट्रेशन के इंक्रीज होने की वजह से, फिर नए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। उसे हम कहते हैं कि एनर्जी स्प्लिटिंग हुई है। अब आपको पता है कि जब वो नए बनने वाले एनर्जी लेवल्स होंगे, उनका गैप इंक्रीज भी हो सकता है, उनका गैप डिक्रीज भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है ना, एनर्जी लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन होनी है। अब दो दो केसेस हैं, एनर्जी गैप इंक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी होगा। अब पहले तो इस बात को समझे कि शिफ्टिंग क्या होती है। शिफ्टिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन को बोलते हैं होमो से ल्यूमो की तरफ, यानी कि लो एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन का हाई एनर्जी लेवल की तरफ मूव कर जाना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। देखिए, अब इस इन दोनों का क्या नतीजा निकलता है? गैप जो था या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा जब ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा। अगर गैप बढ़ जाएगा, ये वाला जो गैप है पहले स्पेसिफिक था मोनोमर का, वो बढ़ गया है। जब वो बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो आने वाला फोटोन है उसकी भी एनर्जी को हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तभी पॉसिबल होगी ना जब हमारे पास वो एनर्जी का गैप मैच करे आने वाले फोटोन की एनर्जी के साथ। लेकिन अब गैप इंक्रीज हो गया तो हमें आने वाली फोटोन की एनर्जी का ज़रूरी है वो भी इंक्रीज हो। अब अगर ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हो, ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ इंक्रीज होगा, हो सकता है डिक्रीज भी हो जाए। अब ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी लेवल्स का गैप है वो कम हो गया है। एनर्जी लेवल्स के गैप का कम होना क्या मतलब है? कि आने वाली फोटोन की एनर्जी भी कम हो, तब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर होगी। लेकिन मसला ये है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का फोटोन भेजा है और हमारे पास स्पेसिफिक ही एनर्जी गैप था बिटवीन एनर्जी लेवल्स। हमने उन एनर्जी लेवल्स को देखते हुए मोनोमर का जो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस आ रहा था ना, उसके मुताबिक हमने आने वाली फोटोन की एनर्जी को फिक्स किया हुआ था, वो उसके साथ मैच कर रही थी। लेकिन जैसे हमने कंसंट्रेशन इंक्रीज की ना, तो ये वाला मसला आ गया, गैप कभी इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि हमारा जो एनर्जी का गैप है वो फेवरेबल नहीं है, वो मैच नहीं कर रहा हमारे पास जो आने वाला फोटोन है उसकी एनर्जी के साथ। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास एब्जॉर्प्शन जो मोनोमर की थी, ठीक है, जितना ज़्यादा मोनोमर एब्जॉर्प्शन शो कर रहा था, जब वो पॉलीमर की फॉर्म में आएगा ना, तो उसकी एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह क्या होगी वो मैंने बहुत अच्छे से आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चली हूँ और फिर आपका कंसेप्ट बिल्ड किया है कि वो किस तरह आपकी वो जो एब्जॉर्प्शन है वो एफिशिएंट नहीं रहेगी, पॉलीमर्स की और मोनोमर्स की ज़्यादा होती है। उसकी वजह मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई है। रीज़न अब क्या होगा रिजल्ट? एनर्जी गैप बिकम लेस फेवरेबल फॉर एब्जॉर्बिंग दैट लाइट, की मैं बता चुकी हूँ। गैप बढ़ गया है, गैप कम हो गया है। हमारे पास पहले स्पेसिफिक होता है मोनोमर्स का, पॉलीमर्स का अब या तो बढ़ गया या तो कम हो गया। हमने तो उस स्पेसिफिक गैप के मुताबिक अपने फोटोन ऑफ एनर्जी से ट्राई किया था ना सोल्यूशन के अंदर। अब वो गैप बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो फेवरेबल नहीं रहा आने वाले फोटोन की एनर्जी के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन एफिशिएंट नहीं रहेगी। जब एब्जॉर्प्शन कम, यानी कि अब आपका जो सोल्यूशन है वो इंटरेक्शन कम शो करेगा आपके आने वाले फोटोन के साथ, एज अ रिजल्ट आपकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन की बजाय नीचे की तरफ थोड़ा सा डिविएट कर जाएगा, कर्व आपकी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगी। इसे हम बोलते हैं नेगेटिव डिविएशन, यानी एब्जॉर्बेंस आपकी कम शो हुई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल कॉजेज की दूसरी टाइप, डिसोसिएशन। पहले तो ये समझे डिसोसिएशन होती क्या है। डिसोसिएशन क्या है कि कोई भी मोलिक्यूल या कंपाउंड है वो ब्रेक हो गया है अपने आयंस में, ठीक है। सपोज आपके पास एक कंपाउंड था HA, वो ब्रेक हो गया है अपने कंपाउंड में H और A नेगेटिव में, ये केमिकल काज है, ठीक है। किसी भी वजह से ना आपके पास जो सोल्यूशन था उसकी डिसोसिएशन अकर हुई है और वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल आपका दो पार्ट्स में टूट गया, ठीक है जी। अब पहले तो देखिए डिसोसिएशन की वजह से रिजल्ट क्या निकलता है? पॉजिटिव डिविएशन हो रही है, यानी एब्जॉर्बेंस आपकी इंक्रीज हो रही है। अब हमने ये पता लगाना है कि ऐसा क्या होता है डिसोसिएशन में जिसकी वजह से आपके पास पॉजिटिव डिविएशन अकर होती है। तो ये उसकी रीज़न है जो मैंने आपके सामने लिखी है। क्या है कि जो ऐसा होता है जब डिसोसिएशन होती है तो कैटाइन और एनाइन बनते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो न्यू बनने वाली फॉर्म है ऑफन हैज़ मोर एब्जॉर्प्शन एट मेजर्ड वेवलेंथ। ऐसा क्या क्या कहने का मतलब है कि जब डिसोसिएशन अकर होती है तो कैटाइन और एनाइन बनते हैं, तो ऐसा होता है, हो सकता है कि जो आपकी न्यू बनने वाली फॉर्म है वो आपकी एज कम्पेयर टू पेरेंटल मोलिक्यूल, यानी जो आपका कैटाइन एनाइन है वो एज कम्पेयर टू पेरेंटल मोलिक्यूल ज़्यादा एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है। तो इसकी रीज़न क्या होती है? स्टूडेंट्स, एनाइन बना है ना, एनाइन के बनने का क्या मतलब है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इसमें दो रीज़न है। ये नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इस पूरे मॉलिक्यूल पे डीलोकलाइज है, पूरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि इसके पास रेजोनेंस स्टेबलाइज या एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम रखने वाला एक एनाइन बने, ठीक है। अब आप ये भी जानते हैं कि कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर जब हमारे पास आता है तो आपकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी
आपकी ई की वैल्यू यानी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। अब वो क्यों बढ़ जाती है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ए में हैव ए कॉन्जुगेशन सिस्टम और रेजोनेंस। तो ऐसा रिजल्ट क्या होता है, आपकी एब्जॉर्बेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एब्जॉर्बेंस क्यों बढ़ जाती है। देखिए, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है ना, उसमें जो एडजेसेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड को बोल रहे होते हैं। तो उसमें एडजेसेंट एटम्स होते हैं, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एडजेसेंट एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। ठीक है, हमारे पास फिर से एनर्जी स्प्लिटिंग होती है, नई बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस और कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जब हमारे पास एनर्जी लेवल स्प्लिटिंग होती है, यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है, बनने वाले न्यू जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका जो एनर्जी का गैप है वो कम होता है। लेकिन वो एनर्जी का गैप इतना ज़्यादा कम नहीं होता है कि वो हमारे पास आने वाले फोटोन ऑफ एनर्जी के साथ मैच ना करे। ठीक है जी, इस बात में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई एसोसिएशन में भी तो ऐसा हुआ था ना कि हमारे पास ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हुआ था, तो गैप या तो इंक्रीज हो गया था या तो डिक्रीज हो गया था। लेकिन यहाँ पे हमेशा एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे हमेशा गैप डिक्रीज ही क्यों हो रहा है, इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा। तो पहले तो इसकी रीज़न ये है कि वो जो ओवरलैप हुआ है वो एडजेसेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी गैप कम हो गया। यहाँ पे जो ओवरलैप हुआ था वो दो डिफरेंट, एक मोनोमर ये पड़ा है, एक मोनोमर ये पड़ा है, उन मोनोमर्स के ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैप हुआ था। ये सेम मॉलिक्यूल में उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से एनर्जी का डिफरेंस कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जब एनर्जी का डिफरेंस कम हो रहा था, वो एनर्जी का गैप, तो मैंने ये कहा था कि वो फेवरेबल नहीं है हमारे आने वाले फोटोन की एनर्जी के साथ, जिसकी वजह से आपके पास एब्जॉर्प्शन एफिशिएंट नहीं रहती है और नेगेटिव डिविएशन शो होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि जब गैप कम हुआ है आपका, तो जो आपकी डिविएशन है वो पॉजिटिव आ रही है, यानी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा क्यों है, तो इसकी रीज़न है यहाँ पे जो आपके पास गैप इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा था एनर्जी लेवल्स के दरमियान, उसकी रीजन थी दो मोनोमर्स के ऑर्बिटल्स ओवरलैप किए थे। यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स का ओवरलैप हुआ है वो किस वजह से हुआ है, कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, एक बात ये, और दूसरी बात ये कि डीलोकलाइजेशन के नतीजे में आपके पास वो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो पूरे मोलिक्यूल पे सेप्ट हो जाता है, पूरे मोलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज फैल जाता है। इसकी फिर रिजल्ट क्या निकलता है, आपके पास एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। डीलोकलाइजेशन काज लोवर्स द एनर्जी गैप टूवर्ड्स फोटोन एनर्जी नॉट अवे फ्रॉम इट, यानी डीलोकलाइजेशन के नतीजे में जो एनर्जी गैप कम होता है वो इतना कम नहीं हो जाता कि हमारे पास फेवरेबल ना हो, कि वो मतलब फेवरेबल ना हो, हमारी जो फोटोन की एनर्जी है उसके साथ मैच ना करे। यानी एनर्जी का गैप इतना कम होता है कि वो मैच करता है हमारे पास आने वाले फोटोन की एनर्जी के साथ। ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाता, बल्कि उसके साथ मैच कर रही होती है हमारी एनर्जी का गैप और आने वाले फोटोन का, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है और ज़्यादा हो जाती है इस वजह से, क्योंकि ऑर्बिटल से दूसरे के करीब एनर्जी लेवल जो है दूसरे के, सॉरी, उनका जो मैन जो फासला है वो कम हो गया है। तो फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपकी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट आपको पॉजिटिव डिविएशन मिलती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा, जिसमें मैंने आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में बताया है। मैं ना एक पॉइंट फिर से आपको थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ कि इसके अंदर और इसके अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स, एसोसिएशन में ना एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जब हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल, जिसको हम पॉलीमर कह रहे हैं। अब पॉलीमर जब बनता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स का। अब एनर्जी का गैप उस ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होने की वजह से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब हमने एक स्पेसिफिक वेवलेंथ का फोटोन भेजा होता है जो एनर्जी गैप के साथ मैच कर रहा होता है मोनोमर की, जो मोनोमर मिलके पॉलीमर बना रहे हैं ना। अब हमारा मकसद था मोनोमर तक था, उसके मुताबिक हमने सेंड किया था। अपने फोटोन का वेवलेंथ था, उसकी स्पेसिफिक वेवलेंथ थी। लेकिन जब मोनोमर्स कंबाइन होकर पॉलीमर बना रहे हैं ना, तो उससे वो एनर्जी का गैप डिस्टर्ब हो गया है, तो वो मैच नहीं करता आने वाले फोटोन की एनर्जी के साथ, और हमारे पास नेगेटिव डिविएशन शो होती है। एब्जॉर्प्शन जो एक्सपेक्टेड थी उससे नीचे रिजल्ट आपको मिलता है। लेकिन इन केस ऑफ डिसोसिएशन आपके पास डीलोकलाइजेशन की वजह से ये जो आपके पास एनाइंस मिलते हैं ना, डिसोसिएशन क्या है कि जब बड़ा मॉलिक्यूल अपने आयंस में टूट रहा है, कैटाइन और एनाइन में, और वो जो एनाइन बना है उसमें डीलोकलाइजेशन भी हो सकती है। किस वजह से? कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस की वजह से। अब कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस एनर्जी के गैप को कम कर देते हैं, लेकिन वो इतना कम नहीं करते जितना कि एसोसिएशन में होता है। वो एनर्जी का गैप जो यहाँ पे कम होता है ना डिसोसिएशन के अंदर, वो मैच कर रहा होता है हमारे पास आने वाले फोटोन की एनर्जी के साथ, जिसकी वजह से हमारे पास ट्रांजिशन प्रोबेबल हो जाती है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बढ़ जाती है, चांसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कह लें कि बढ़ जाती है, और आपके पास पॉजिटिव डिविएशन अकर होती है। उम्मीद करती हूँ अब आपका बिल्कुल ही क्लियर हो चुका होगा, क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा एसोसिएशन और डिसोसिएशन का कंसेप्ट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास पीएच, ये भी एक केमिकल काज होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसके लिए पहला पॉइंट लिखा है कि हर स्पीशी की अपनी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू होती है। एवरी स्पीशी हैज इट्स ओन वैल्यू ऑफ ई मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। स्पीशी से क्या होता है, कोई भी एसिडिक है, बेसिक है, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या कोई आयनिक है, उसकी ना अपनी एक ई की वैल्यू होती है, ठीक है। जब आप सोल्यूशन में जो सैंपल का सोल्यूशन आपने बनाया हुआ है ना, जब आप उसकी पीएच को चेंज करते हो, पीएच चेंज करने से बाद क्या, या तो आप ज़्यादा कर देते हो या तो उसकी पीएच को कम कर देते हो, तो उसका नतीजा क्या होता है कि इससे भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो होता है ना आपके उस सोल्यूशन के सैंपल के सोल्यूशन का, वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चेंज होगा कैसे होगा, वो देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जब चेंज होगा, ऐसा हो सकता है कि आपके सोल्यूशन है जो सैंपल का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से कॉन्जुगेशन बढ़ भी सकती है, कॉन्जुगेशन कम भी हो सकती है। कॉन्जुगेशन के बढ़ने का मतलब ये है कि आपके पास मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है, वो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया था कि किस तरह कॉन्जुगेशन के बढ़ने से मोलर एब्जॉर्प्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। अगर आपकी कॉन्जुगेशन कम हो रही है तो आपके पास मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कम हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो रिजल्ट होते हैं ना पीएच के चेंज करने से, आप एक फिक्स नहीं कह सकते कि वो पॉजिटिव ही देगा या नेगेटिव ही देगा। जैसे एसोसिएशन से हमेशा आपके पास डिविएशन नेगेटिव आती है, डिसोसिएशन से आपके पास रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव डिविएशन शो होता है। तो पीएच जब हम बात करते हैं ना, पीएच को चेंज कर रहे हैं, कम या ज़्यादा कर रहे हैं, तो आपके पास जो रिजल्ट है, आपकी डिविएशन पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी डिविएशन नेगेटिव भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि हमारा सोल्यूशन किस तरह से रिएक्ट करता है जब हम उस पीएच को चेंज करते हैं, वो कॉन्जुगेशन को इंक्रीज कर रहा है या कॉन्जुगेशन को डिक्रीज कर रहा है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने अच्छे से केमिकल काज को पढ़ा। उसमें हमने देखा कि किस तरह पॉजिटिव डिविएशन अकर होती है, कैसे नेगेटिव डिविएशन अकर होती है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब इसकी जो बाकी जो दो पोर्शन रह गए ना काजेज ऑफ डिविएशन के, एक तो इंस्ट्रूमेंटल काज है और दूसरा काज है फिजिकल या फिर सोल्यूशन का इफेक्ट, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।